नंबर 3। चलो तो बेटा देखो मैं क्या बोला कि एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर बोले तो एंगल क्यू अंदर वाला, पी क्यू आर अंदर वाला क्यू और पी आर क्यू अंदर वाला आर, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल दिए हैं। ये हमें क्या दिए बेटा, इक्वल दिए हैं। और हमसे कह रहा है कि हमें ना क्या करना है, हमें ये एंगल पी आर क्यू, कुछ ज्यादा ही घिनौना दिखता है, ठीक है, हमें ये हमारा, अच्छा उसकी इंक शायद आई थिंक बहुत मोटी है ना, हमें एंगल पी आर क्यू और ये वाला एंगल पी क्यू एस बराबर प्रूव करना है। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रूफ कैसे करना है, तो आपको क्या दिया है बेटा, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके दिया है, पी आर क्यू के, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर ये दो चूड़ियों वाला और पी क्यू एस वो क्यू जो सिंगल चूड़ी वाला ऑरेंज है लेफ्ट साइड वाला, इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। आर सप्लीमेंट कैसे होते हैं, ये मेरी इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं बोलूं एंगल पी आर क्यू, कौन सा एंगल पी आर क्यू, पी आर टी के बराबर है, किसके बराबर है, पी आर टी के, और कितना है 180 डिग्री। अगेन क्यों, लीनियर पेयर। इक्वेशन 2 कितना, इक्वेशन 2, बात समझ में आ गई क्या बेटा, इक्वेशन 2। तो मैंने देखा कि आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही 180 के बराबर है। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। तो देखो दोबारा देख लो, फ्रॉम 1 एंड 2 लगाया, वी गेट क्या, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस किसके बराबर था, 180। ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 अपोजिट साइड से पढ़ के लाओ, तो अपोजिट साइड से पढ़ोगे तो कहोगे 180 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। फिर बीच का 180 जो दोनों को कॉमन कर रहा था उसको हटा दो, तो मेरे सामने क्या बचता है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब देखो बेटा आगे, तो मेरा जो पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है उसको पी क्यू आर ही रहने देता हूँ, लेकिन जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है कि नहीं है, ये देखो पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो जो मेरा पी क्यू आर था वो तो वैसे ही रहने देगा, पी आर क्यू की जगह, इस पी आर क्यू की जगह, इसकी जगह क्या कर दिया, पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि इक्वल है। क्यों इक्वल, एंगल पी आर टी। तो देखो पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, तो बचता क्या है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो आपसे पूछा था, है ना, हेंस प्रूफ। यही आपसे पूछा था और ये आपका सॉल्व हो गया। एनी डाउट। तो क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस वाई, ऊपर वाला x प्लस वाई को प्लस करके w प्लस जेड आता है, ये हमें बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और आपसे कहता कि जो ए ओ बी दिख रही है ना, वो ए ओ बी एक सीधी लाइन जा रही है, करे से लाइन प्रूव करना है, तो आप लीनियर पेयर नहीं लगा सकते भाई लोग, समझ में आ गई बात, आप लीनियर पेयर नहीं लगा सकते। तो प्रूफ पे आए, प्रूफ पे, क्योंकि लाइन है ही नहीं, तो लाइन जब लाइन होगी तभी तो लीनियर पेयर होगा, लाइन ही नहीं है तो लीनियर पेयर नहीं है। तो सुनिए भैया, मैंने कहा कि ना अगर मैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहां से शुरू करते हैं, मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 होता है, तो आप मानोगे, मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट, ये ओ पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल्स का सम कितना होगा, तो रीजन देना है, द सम ऑफ all angles, the sum of all angles on a point is 360 डिग्री। एक पॉइंट पे सभी एंगल्स का सम कितना है, 360। तो मेरे भाई लोग देखो इधर, x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने दो, लेकिन इसका जुड़वा भाई कौन है, w प्लस जेड। तो जो दूसरा w प्लस जेड था उसकी जगह भी क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360, यही होगा। ये x प्लस वाई को एक ही बात मान लो, और वो भी x प्लस वाई, तो एक x प्लस वाई और दूसरा x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब ये 2x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया। ऑल्सो
ये x प्लस वाई क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो लिखना ऑल्सो x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। x कॉमा वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो लीनियर पेयर होते हैं। वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। तो ऑल्सो x कॉमा वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, क्या है वो, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, AOB इज अ लाइन। तो AOB क्या हो गया हमारा, लाइन। शॉर्ट समझ आ गया। इसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर टिक मार दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचरों का सबसे प्यारा, APS शंकर विहार केवी स्कूल, ठीक है, जितने भी केवी हैं, मतलब जितने भी स्कूल हैं लगभग लगभग मैंने हर साल ये चैप्टर जब भी आया मैंने ये क्वेश्चन जरूर देखा, ठीक है। तो टीचरों का सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या बोला गया है कि ना आपको एक डायग्राम, बहुत प्यारा सुंदर सा डायग्राम बना के दिया है। और बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, झटाक से निकल जाएगा, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप POQ, ओ भाई, तो ये डायग्राम दिया है, बोल रहा है PQ लाइन है। सर आपको बोल दिया कि PQ क्या एक लाइन है और OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। OR कहाँ है, PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन कि तुम्हारा OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। OR किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ पे। और OS जो है एक दूसरी लाइन, वो बकवास दिया, टू प्रूफ देख लो, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे को एंगल ROS। ROS दिखा देता हूँ, खतरे की घंटी बना देते हैं, उसको रेड कर देते हैं, ये रहा ROS, ये वाला, ये वाला आपका एंगल ROS, ये रेड वाला, ये इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ होल में QOS माइनस एंगल POS। QOS कौन सा है, दिख रहा है QOS, वो QOS बड़ा वाला एंगल और POS छोटा वाला एंगल, है ना। तो बेटा देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना, अपने आप फटाक से खत्म हो जाएगा। देखो तो मैंने कहा कि ना जो जो आपसे पूछा है उनकी वैल्यू निकालो। एक QOS पूछा है, एक POS पूछा है ना। राइट साइड में क्या पूछा है, QOS और POS। तो प्रूफ लिखते हैं अपन, प्रूफ। तो अगर मैं QOS की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, QOS की, तो मेरा QOS कैसे आएगा, QOS देखो QOS दो एंगल को प्लस करके आ रहा है, QOS दिख रहा है ना सबको, QOS तो वो दो एंगल से मिलकर बना, देखो कौन कौन सा, ROQ वो 90 वाला प्लस एंगल ROS लाल वाला, यही है ना, ठीक। इक्वेशन 1। ऐसे ही अब निकाल लो POS। मैंने जो मुझे पूछे ना QOS और POS, उनकी वैल्यू निकाली। तो POS पता है कैसे आ जाएगा, POS आ जाएगा ROP है ना, कितना ROP माइनस कितना ROS माइनस एंगल ROS। इसको ऐसे एक ब्रैकेट में रख लेना, तुरंत एक ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि ये एक वैल्यू है। समझ आ गई बात। अब मुझे राइट हैंड साइड में दोनों को माइनस करते हुए नजर आ रहा है, एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो QS पहले आ रहा है तो मैंने 1 माइनस 2 कर दिया, 1 को 2 से माइनस कर दिया, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो जब 1 माइनस करोगे लेफ्ट से माइनस होता है राइट से। तो लेफ्ट में इक्वेशन 1 के क्या था, QOS, क्या था QOS और माइनस POS इक्वल टू फिर एंगल ROQ प्लस एंगल ROS माइनस होल में एंगल ROP माइनस एंगल ROS, यही आएगा। अब तुम्हें ROQ और ROP 90 है ना, देख लो बस, ROP और ROS दोनों क्या है, 90 है ना, उनकी वैल्यू रख दो, कॉमन नहीं है, 90 प्लस एंगल ROS, ठीक है, माइनस ये कितना हमारा 90 माइनस एंगल ROS। अब ब्रैकेट खोलो जरा, 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, प्लस के प्लस का 90 माइनस का 90 जीरो, तो दो बार ROS आ रहा है और दोनों प्लस का आ रहा है ना,
ROS प्लस ROS, तो एक ROS और एक ROS कितना हो गया? 2 ROS। कितने हो गए बेटा? 2 ROS। ओके, बराबर किसके हैं? एंगल QOS माइनस एंगल POS। और भैया बोलते हैं कि इनको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि एक क्वांटिटी, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है। अब देखो मेरे पास ना QOS भी है, POS भी है, ROS भी है, हाफ नहीं है, तो जो 2 है ना ROS के साथ, उसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स एंगल ROS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। यही तो प्रूव करने को बोला। अच्छा QOS, ठीक है, QOS समझ आ गई बात? यही आपसे पूछवाया था। श्योर? शैल वी मूव अहेड? तो प्यारा सा यहाँ क्या डालेंगे? हमारा साइन हैंड्स प्रूफ का, तो हमारा सवाल खत्म। और ये तुम्हारे टीचर का ना इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि कल परसों के पेपर में नजर आएगा। और मेरी बात मान लेना, हर बार आपसे यही कहा है और अगले दिन नजर आ जाता है, फिर आप पढ़ के नहीं जाते और आप लुढ़क जाते हो। इट्स सब खुली वार्निंग की क्वेश्चन आएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 की तो आपसे डायग्राम ही नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे से भी जब मैंने पहली बार 9th क्लास पढ़ानी शुरू की थी तो मुझे तो भैया आधा घंटा लग गया था इसका डायग्राम बनाने में। पर वो तो भला हो एक स्टूडेंट का कि वो उसके टीचर ने उसे पहले ही पढ़ा दिया था, तो उसने बोला था भैया ऐसे बना लो, तो सीख लिया था मैंने उससे। ठीक है, तो देखो पहले उसने क्या बोला कि ना एक्स वाई, पहले तो बोला गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज 64। एक्स वाई जेड का मतलब वाई नीचे आएगा, ऐसे बोला। देखो क्या बोला उसने, बोला कि एक्स वाई, ये रहा मेरा एक्स, ये रहा मेरा इस पॉइंट पे, एक मिनट समझो, एक्स वाई और ये जेड, ये हमारा जेड है। और ये हमें कितना दिया हुआ है बेटा? 64 डिग्री दिया। कितना दिया? 64। क्या था? इस एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, ठीक है, प्रोड्यूस करके लेके गए कहां तक? पी तक। कहां तक? पी तक, ठीक है। फिर बोला कि एक रे वाई क्यू है, वाई क्यू नाम की रे है जो वाई से निकलेगी और बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को। जेड वाई पी दिख रहा है? जेड वाई पी उल्टा, यानी तुम्हारी यहाँ से वाई निकलेगी और वो इस एंगल को जेड वाई पी को, एक ये एंगल डबल डबल लगा देता हूं, इन दोनों को इस पूरे जेड वाई पी इतना बड़ा सा था ना, उसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए 2 चूड़ियां, लाल चूड़ियां पहना दी इसको, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और बोला है? नहीं, इसके बाद तो आपसे सिर्फ फाइंड करने को बोला। तो गिवन क्या है? गिवन समझो, गिवन। तो गिवन में बोला कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है? 64 डिग्री। और दूसरी चीज दी है कि वाई क्यू, ठीक है, वाई पहला तो ये था, दूसरा क्या दिया? वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। दैट इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एंगल जेड वाई क्यू, दैट इज एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। किसके बराबर हो जाएगा? क्यू वाई पी के। और हाफ ऑफ किसके? जिसका बाइसेक्ट हुआ है, जेड वाई पी, जिसका बाइसेक्ट हुआ। समझ आ गई बात? जेड वाई क्यू और कौन सा? पी वाई क्यू, दोनों इक्वल क्यू वाई पी इक्वल क्यों है? क्योंकि वो दोनों बाइसेक्ट होके आए हैं ना, ठीक है। अच्छा, और वो हाफ होंगे किसके? जिससे बाइसेक्ट हुआ। अच्छा, तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, तो हमें बेटा एक फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी अगर निकल जाए तो 360 में से माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले देखो बेटा ना, मेरे को ये सिर्फ एक्स वाई जेड पता है 64 है, लेकिन क्या मेरे को ये तो पता है ये पूरा एंगल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लीनियर पेयर बन रहा है ना ये, जिसमें एक एंगल 64 और एक जेड वाई पी है ना। तो देखो अब अपन करने क्या वाले हैं बेटा, मैं लिखने वाला हूँ कि ना, सुनो ऐसे लिखूंगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, एंगल इक्वल टू 180। क्यों? अरे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चलो बताना भी नहीं है, तो 64 ये हो गया हमारा, और एंगल जेड बाई पी बेटा ये हो गया इक्वल टू
180, तो सीधे z बाई पी 180 माइनस 64 116 डिग्री आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक, कितना आया 116, और मुझे पता है z बाई पी का आधा चाहिए मेरे को, उधर देखो चाहिए ना, तो हाफ ऑफ z बाई पी कितना आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 116 इक्वल टू 58 डिग्री। और ये 58 डिग्री किसकी वैल्यू होगी, एंगल z बाई क्यू की और एंगल q बाई पी की। कहोगे सर इतना सारा बकवास, इक्वेशन 1 दिख रही है ना, इक्वेशन 1 कह रहा था ना कि अगर आप z बाई पी का आधा कर दो तो आपको एंगल z बाई क्यू मिल जाएगा और एंगल q बाई पी मिल जाएगा, और वो कितना आएगा 58 डिग्री। कितना आएगा 58 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलिए बेटा, तो q बाई पी तो मिल गया, लेकिन उसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। मेरा एंगल q बाई पी कितना है बालको, दिस इज 58 डिग्री, और रिफ्लेक्स किसी का पूछे ना, जैसे q बाई पी का रिफ्लेक्स पूछा तो 360 माइनस जिसका रिफ्लेक्स पूछा है वो q बाई पी, तो 360 माइनस 58 डिग्री 302 डिग्री, तो रिफ्लेक्स आ गया। रिफ्लेक्स ऑफ q बाई पी कितना आ गया 302। कितना आ गया बच्चों, कोई डाउट? अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए हार्ड था क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं बनता, अदरवाइज बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब पूछता है वो आपसे क्या, एक्स वाई क्यू, ढूंढो एक्स वाई क्यू कहाँ है। देखो मैं बताता हूँ आपको एक्स वाई क्यू कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स वाई क्यू आपको कहाँ मिलने वाला है, देखो एक ये x प्लस करना पड़ेगा और साथ में ये प्लस करना पड़ेगा, क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड। हाँ भाई एक्स वाई जेड, इन दोनों को प्लस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, क्यू वाई एक्स यानी एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू आपके दो एंगल से मिलकर बन रहा है। मैं लिखूंगा हमारा एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू पूछ रहा है ना हमसे, एक्स वाई क्यू पूछ नहीं, हाँ एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन से दो एंगल से मिल बन के बन रहा है, एक तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक और था ना उधर, कौन सा था, क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड तो 64 है और जेड वाई क्यू कितना निकाले हो अभी आप, 58 निकाले हो ना, कितना आ जाएगा 122 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री। ठीक है, एक बार डायग्राम जब बन गया ना, घर पे एक बार अपने हाथों से करोगे, डायग्राम आपकी आंखों के सामने होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं है तो एक बार घूम रहे होगे क्या कर दिया है। डायग्राम जब आपके सामने होगा आप खुद से करोगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज। ठीक है, चलो ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो गिवन में सबसे पहली बात आपको बोल दी ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल आते ही दिमाग में अल्टरनेट वल्टरनेट जितने आते हैं सब आ जाने चाहिए, टक 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 कंप्यूटर चालू हो जाना चाहिए। उसके बाद बोला EF नाम की लाइन CD के ऊपर पैरेलल है, यानी EF जो है वो आपकी, सॉरी EF नाम की लाइन, EF ये वाली लाइन, ठीक है, EF इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब हो गया इसने दो एंगल बनाए होंगे, एक तो एंगल FED बनाया होगा और एक एंगल FEC बनाया होगा, और दोनों कितने के होंगे 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद बोला एंगल GED, E दिख रहा है, देखो G E दिख रहा है, D दिख रहा है, लेकिन G नहीं दिख रहा, तो GED ऐसा हो गया, ये रहा, ये तुम्हारा GED, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये जितना मैंने ग्रीन मार्कर चलाया ना, इज 126 डिग्री। कितना है 126 डिग्री, 126 डिग्री, ठीक है 126 डिग्री, ठीक है ना 126 डिग्री। कोई दिक्कत? गेट खोलेगा बाथरूम में गिर जाओगे जाके। अच्छा सी नहीं लिखा, FEC, ठीक है, ये क्या है FEC। FEC कितना है 90। तो टू प्रूव, टू फाइंड, सॉरी यहाँ फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है। तो फाइंड क्या करना है, पहले तो एंगल AG GEF और एंगल FGE, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए AGE, कौन सा AGE, सबको दिख रहा है AG, सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूँ। A फिर G फिर E, ये वाला है ना जिसके ऊपर ग्रीन मार्कर चला दिए हैं,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस वाली लाइन को गायब कर दें तो आप देखो AGE और GED Z का शेप बना रहे हैं। AGE और GED क्या बना रहे हैं? Z का शेप, और लाइंस पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो लिखना कि since lines are parallel, so alternate interior angles will be equal। क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारा एंगल AGE किसके बराबर हो गया? एंगल GED के। और GED देखो आपकी स्क्रीन पे है, कितना है? 126, तो 126 डिग्री ये आ गया। कोई डाउट? AGE निकल गया मेरा, निकल गया ना। डब्बे में डालना है, कहाँ डालना है? डब्बे में, क्योंकि तुम्हारी टीचर कभी कभी अंधी हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा तो डब्बा देख लेगी वहाँ, ठीक है, टिफिन लाता है अगला। उसके बाद अब देखो हो गया। अब हमसे पूछता है, देखो GEF चाहिए, दोनों GEF। तो GEF पता है कहाँ है? वो जो GED है और FED है उसके बीच में फंस रहा है ना। तो अगर मैं GED में से FED निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? GEF। तो देखो भाई मेरे जो मेरा GEF है वो क्या हो जाएगा? GED में से माइनस कर दूं क्या? FED। और GED तो मेरा स्क्रीन पे हर जगह मुझे दिख रहा है, कितना है? 126 माइनस 90 डिग्री। तो GEF कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। समझ में आ गई? एक टिफिन में और पैक कर दिया। अब बचता है हमारा FGE। तो ढूंढो भाई FG और E। ठीक है, FGE कैसे निकालोगे? FGE तो अब देखो एंगल AGE आपको सबको दिख रहा है। AGE वो ऊपर जो उल्टा ग्रीन लटक रहा है मार्कर, और साथ में एक और देखो बेटा, AGE दिख रहा होगा सबको, और एक ये ग्रीन वाला और एक ऑरेंज वाला मिलाकर क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है ना। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अपन बोल देंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल कितना? कौन सा पूछ रहा है? FGE ना। FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर। अगर आपने टीचर को रीजन नहीं दिया तो टीचर आपको नंबर काटने का रीजन नहीं देगी, काट लेगी। बहस करने गए तो आपको भैंस बना के उल्टे पैर वापस भगाएगी। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से जब FGE माइनस कर दोगे तो FG कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। कितना है बेटा? तो तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खत्म। कोई ऐसा जिसको ऐसा लग रहा हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन और ये समझ नहीं आ रहे हैं हमको? नहीं ना? ठीक है, चलिए ठीक है चलो। तो देखो PQ किसके पैरेलल दिया था? ST के। ठीक है, अब आप कई बच्चे बोलेंगे हमें तो पैरेलल लग ही नहीं रहा, तो थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर लो मेरे भाई। ये लो, हो गए पैरेलल, देख रहे ना? इधर से भी इधर को भी एक्सटेंड कर लो, लगभग पैरेलल है। अभी मेरा डायग्राम इतना साफ नहीं बन रहा है जल्दबाजी में। कितना क्लियर है? पैरेलल है। अच्छा, फिर QRS निकालने के लिए जी जान लगा दी मैंने ना, मेरे को समझ ही नहीं आया कैसे करना है। तो आप भी लगा लो। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा? फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम इसमें कुछ ऐसा क्या चेंज कर दें कि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। तो मैंने सोचा अगर मैं ना यहाँ से देखो ऐसे करके ना ऐसे एक लाइन पैरेलल बना लूं R से। कहाँ से? R से पूरी लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दूं और उसको नाम दे दूं XY। क्या नाम दे दूं? XY। फिर तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। होगा ना? तो पहले देखो कंस्ट्रक्शन किया है ना आपने, तो आप लिखोगे भी, नहीं तो टीचर कहेगी पता नहीं क्या बकवास करके चला गया, क्या बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? एक XY नाम की लाइन पैरेलल बनाई है। किसके? PQ के थ्रू। कहां से बनाई है? थ्रू R। R से, थ्रू R का मतलब R से गुजरती हुई, R को टच करती हुई। ठीक है, अच्छा ये क्लियर। फिर हमें एक थ्योरम पता है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन
आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बोला जो तुम्हारी एक्स वाई है ना वो किसके पैरेलल है? पी क्यू के। और गिवन में देखो क्या लिखा है, पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स वाई भी पैरेलल हो जाएगी एस टी के, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल, सारी पैरेलल हो गई। तो पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है। तो मैं देखूं यहाँ पे ये 110 दिख रहा है, प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कौन से एंगल होते हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे कोइंटीरियर कहा जाता है। और ये प्लस करके कितना आते हैं? 180। कितने आते हैं? 180 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि मेरा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू या क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 है। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लेकिन तुम्हारी टीचर खड़ूस मानेगी थोड़ी, नंबर काटेगी, कहेगी गलत रीजन है। तो तुम लिखोगे ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर, ये भी तो लिखना है। लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो 180 नहीं होता, इसीलिए वो नंबर काट लेगी, उसका जायज है नंबर काटना, उसको आप मौका मत दो। तो 110 ये रहा, और एंगल क्यू आर एक्स कितना है? 180। तो क्यू आर एक्स कितना आ गया तुम्हारा बेटा? एंगल क्यू आर एक्स 70 आ गया। अभी सब्र करना, जो तुम्हें चाहिए वो निकलेगा। डब्बे में मत डालो, ये नहीं चाहिए हमें, क्यू आर एस चाहिए, पर यही देगा क्यू आर एस आज। अब चलते हैं दूसरी साइड। तो सबको एंगल टी आर एस दिख रहा है? दिख रहा है ना? एंगल टी आर एस प्लस एंगल क्या? एस आर वाई, टी एस आर, सॉरी टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल कितना? वाई आर एस आर वाई इक्वल टू 180। अब थोड़ा सा छोटा सा लिख सकते हो, अगर आपने एक बार लिख दिया है तो आप लिख दोगे को इंटीरियर एंगल्स, इतना काफी है। आर सप्लीमेंट्री। एक बार आप बता चुके हो पूरा रीजन, तो फिर टीचर नहीं पूछेगा, तो नहीं काटेगा, एक बार तो बताना ही है भाई। तो टी एस आर कितना दिया था आपको? 130 आर एस टी के नाम से दिया था वो, ठीक है। और एंगल एस आर वाई मुझे नहीं पता है, तो एंगल एस आर वाई कितना आ गया? 50 डिग्री। पर इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम देखो गौर से जो मैं मार्क करने वाला हूं, ठीक है। अब तुम देखना गौर से, जिसे मैं मार्क करने वाला हूं, कौन कौन सा? एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तीनों एंगल एक लाइन के ऊपर है। आप लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, पेयर जोड़े को बोलते हैं। तीन जुर्राबों का जोड़ा नहीं होता, दो का ही होता है। जूते भी दो ही होते हैं। तो 180 तो है, 180 तो है, लेकिन क्यों? तो आप बोलोगे कि देखो पॉइंट आर है ना, लेकिन एक लाइन है एक्स वाई के ऊपर पॉइंट आर जो है उसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स क्या होंगे? 180 होंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। अब जिसकी वैल्यू पता रखो, 70 नहीं पता और ये 50 इक्वल टू 180, तो 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। कौन है दिक्कत? श्योर? गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बोला ए बी जो है तुम्हारा किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल करते। घर चले जाओ बेटा, I don't want you to waste your precious time. It's better कि आप घर जाइए, घर जाके कुछ पढ़ लीजिए। Neither you are looking at the screen, ठीक है? एंगल ए पी क्यू कितना है मेरा? 50 डिग्री। और एंगल पी आर डी, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है।
तो बेटा सबसे पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बहुत गौर से ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमने एक्सटीरियर एंगल तो पढ़ा नहीं है, अदरवाइज तो मैं एक्सटीरियर एंगल लगा सकते थे, लेकिन लगेगा नहीं, फिर भी नहीं लगेगा। एक चीज देखो, क्या मगर ये लाइन उड़ा दूं, मैं ये लाइन उड़ा दूं तो फिर देखो एंगल APR दिख रहा है तुम्हें, एंगल APR और एंगल PRD दोनों Z बना रहे हैं। ये देखो ना, ये हरा वाला और ये हरा वाला, दे आर मेकिंग व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लाइंस पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल हो ना, सुनो, जब लाइंस पैरेलल हो तो ही अल्टरनेट के ऊपर कूदना, नहीं तो जबरदस्ती मत कूद जाना, गलत हो जाएगा। तो अपन लिख रहे हैं कि एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD और इक्वल टू कितना, 127 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। समझाने के लिए काटी आ जाएगी, वो घूमने गई है थोड़ा वॉशरूम। चलो समझ आ गया। अब देखो, लो हटाई, उसका टाइम अप हो गया तो वापस आ गया, ठीक है, समझ आ गया अब आपको। तो बेटा देखो, एंगल APR ना हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, एंगल APR हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, किससे, 50 डिग्री प्लस Y से, इन्हीं से तो बना। और APR की वैल्यू कितनी दी है ऊपर देखो, 127, कितनी आ गई है, 127 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस Y, तो 50 उधर माइनस हो जाएगा, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77। कोई दिक्कत नहीं। APR की तो थी, अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा था APR में। APR देखो, APR और PRD Z बना रहे हैं, वो तो ग्रीन ग्रीन लाइनें दिख रही है ना आपको, वो Z बना रहा है ना, तो फिर चलो अब मेरा कौन बच रहा है, X, कौन बच रहा है, X। X देखो अगर गौर से देखा जाए ना, तो ये लाइन भूल जाओ थोड़ी, तो देखो APQ और PQR दोनों क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आंख बंद करो, लगा दो, क्योंकि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। तो अपन बोलेंगे एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। APQ और PQR क्या है, इक्वल। क्यों, अल्टरनेट है ना, क्या है, अल्टरनेट। तो देखो मेरे भाई लोग, APQ कितना है मेरा, 50 डिग्री, और इसको क्या नाम दिया गया था, X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो X मेरा 50 डिग्री, Y मेरा 77। कौन दिक्कत नहीं, ठीक। अब सीधे 6.3 पे चलेंगे अपन। उसमें भी आपको बोला गया है कि ना, AB और AC दो लाइनें थी, AB को प्रोड्यूस किया E तक और AC को प्रोड्यूस किया D तक, ठीक है। अच्छा, और ABC को मिलाकर एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ABC। उसके बाद में कह रहा BO दिख रहा है आपको, BO क्या कर रहा है, इज द एंगल गिवन। क्या है, देखो गिवन शुरू करो, तो गिवन में सबसे पहले बोला कि BO इज द, पहला पॉइंट, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, CBE का। CBE कौन सा है, CB बता दूं, CB ये पूरा, ये CBE पूरा है मेरा, ठीक है, CBE ये पूरा एंगल है। और जो बाइसेक्टर होता है वो दो बराबर टुकड़े करता है ना, अब दो टुकड़े कौन से, एक तो CBO है और दूसरा OBE, और हाफ ऑफ एंगल CBE, जिसके टुकड़े होते हैं ना उसका हाफ होता है, ठीक है भाई। 50 रुपए वाला कॉन्सेप्ट, मेरे पास 100 थे, आधे आधे दे दिए, 50 एक को दे दिए, 50 एक को दे दिए, तो तुम जिसको भी मैंने दिए, मान लो एक श्रेया को दिए, एक प्रिया को दिए, तो दोनों के पास मेरे रुपए के हाफ है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। किसका दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कईयों को तो दिख ही नहीं रहा होगा, कहाँ है भाई BCD, ये रहा ऑरेंज BCD। तो दैट इज क्या,
कि एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल DCO और हाफ ऑफ एंगल BCD। कोई दिक्कत? इसको अपन डालेंगे नंबर 1, इसको डालेंगे नंबर 2। बेटा जितनी बार मीटिंग एंड हो उतनी बार ज्वाइन करना, क्लास 6 बजे तक है आपकी, पहले ही बता दे रहा हूँ। जितनी बार मीटिंग एंड हो उतनी बार ज्वाइन करना, क्लास 6 बजे तक है। चलिए अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि एंगल BOC कौन सा है? BOC खतरे की घंटी है ना। BOC क्या है? खतरे की घंटी। उसको कर दो रेड। रेडी है गर्ल्स? ठीक है क्या? लड़कियों से पूछा था, तुम क्यों बोल दिए? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC कौन सा? अच्छा इनको नाम दिया, ये नाम दिया X, ये नाम दिया Y और ये नाम दिया मेरे भाई लोग, समझ आ गई बात? तो वो जो BAC है ना, BAC एंगल A की तरफ डिनोट कर रहा है और उसका नाम XB है। BAC का नाम XB है, समझ आ रहा ना? BAC का क्या नाम है? XB है ना। अब देखो भाई गौर से देखना, ठीक है? सबको ग्रीन कलर का मार्कर दिख रहा है, हाइलाइटर? अच्छा, ग्रीन के साथ मैं यूज कर रहा हूं स्काई ब्लू, दिख रहा है? तो ग्रीन प्लस स्काई ब्लू अगर आपको गौर से दिख रहा हो तो लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर है। क्या है बच्चों? लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ 2 कॉलम बनाने वाला हूँ। तो मैंने लिखा कि ना एंगल कौन सा? ABC प्लस एंगल CBE, एंगल CBE। ग्रीन को पूरा 1 माना गया है, कौन बोल रहा है 3 है? CBE, एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। अच्छा, ABC को नाम Y दिया गया है और CBE को नाम क्या दिया गया है? CBE रहने दो। इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ से मेरे को कोई CBE की वैल्यू बताएगा? 180 माइनस Y, 180 माइनस Y, यही है ना? चलिए अब दूसरी तरफ देखिए, ऐसे ही ना एक ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है, मार्कर, ऑरेंज मार्कर दिख रहा है, और एक मजेंटा, ये जो थोड़ा सा पिंक पिंक कलर है ना, ये वाला, ये भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? इसका नाम है एंगल ACB प्लस एंगल BCD। ये भी अगेन कितना है? 180, लीनियर पेयर। ठीक, ACB को अपने Z लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Z, और इसको क्या लिखा है? एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। समझ आ गई बात? अच्छा बेटा, तो अपन ने यहाँ क्या किया सुनो, अपन ने यहाँ क्या किया कि ना यहाँ पे एक चीज और देखो, तो अब Z उधर ले गए तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस Z। BCD की वैल्यू आ गई? आ गई ना? अगर मैं मान लो इसका हाफ कर दूं, एंगल CB का, लेफ्ट में हाफ किया तो राइट अपने आप हाफ हो जाएगा, हो जाएगा ना? जिस नंबर से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हो उसी से राइट में मल्टीप्लाई करना है। जिसको राइट, जिसको मतलब लेफ्ट में डिवाइड किया उसको राइट में भी डिवाइड करना है। तो मैंने दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ क्या किया? हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट में हाफ मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिलता है CBE, हाफ ऑफ CBE। अब ऊपर दोनों हाफ ऑफ CB कौन है? CBO। CBE का हाफ देखो, सबसे ऊपर जाओ और यहाँ देखो, CBE का हाफ कौन है? CBO। ले लें इसको, CBO ले लेते हैं। हाफ ऑफ CB क्या हो गया मेरा? एंगल CBO, और हाफ अंदर चला जाएगा, तो आप अभी हाफ ऐसे ही रहने दो, 180 माइनस 5। ये हाफ अंदर जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस y अपॉन 2, क्योंकि हाफ दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो एंगल CBO की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस y अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, हाफ ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस Z। ठीक है, 180 माइनस Z। अच्छा, मैंने CBO ही क्यों लिया है? मेरे को चाहिए क्या लास्ट में? मेरे को एंगल BCO चाहिए, BOC।
क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होगे टू प्रूव, बीओसी प्रूव करना ना, मतलब मुझे बीओसी की वैल्यू निकालनी है। और बीओसी पता है कैसे निकलेगा, वो तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल को कैसे भी वैल्यू निकाल के प्लस कर दो, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसमें मैं लेने वाला हूँ फिर आपका एंगल BCO, BCO ले रहा हूँ। इसमें मैंने लिया एंगल BCO और इधर भी तो हाफ आ जाएगा, तो हाफ अंदर घुसेगा तो 90 माइनस Z/2 क्या आ जाएगा, 90 माइनस Z/2। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी बेटा, और ये मेरी 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बाल को, अब यहाँ गौर से सुनो। सबको ट्रायंगल BOC दिख रहा है, BOC, इसके तीनों एंगल को प्लस करने पे कितना आएगा, 2 की वैल्यू आपके पास है ना, किस किस की है, एक CBO की है और एक BCO की, C और B की वैल्यू है। तो मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल BCO एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेलो, पिक्चर वहां चल रही है, ठीक है। तो बेटा CBO की वैल्यू कितनी थी, अभी मैं बताता हूँ। CBO की वैल्यू क्या थी, 190 माइनस y/2, 90 माइनस y/2, यही थी ना। और BCO की कितनी थी बेटा, 90 माइनस Z/2। एंगल BOC की तो नहीं पता है, इक्वल टू 180। तो जब ब्रैकेट खोलोगे 90 के आगे उधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और माइनस y/2 माइनस Z/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। यही आएगा, यही आएगा ना, आया ना। 180 से 180 दोनों प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। लेकिन अभी कैंसिल ना करो, अपन 180 को उधर ले चलेंगे और सब नेगेटिव वालों को उधर ले चलेंगे। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एंगल BOC की वैल्यू निकाली, BOC के तो क्या आएगा 180। राइट में पहले 180 था, सबसे लेफ्ट का सबसे पहला वाला 180 इधर आके माइनस हुआ, फिर माइनस का y/2 प्लस में बदल गया और माइनस का Z/2 भी प्लस में बदल गया ना। अब 180 से 180 तो 0 हो गया, कट गया ना। तो BOC इज इक्वल टू क्या आया, y/2 प्लस Z/2, यही आया। दोनों के नीचे 1/2 कॉमन है, मान ले लो, हाफ ऑफ y प्लस z, यही आया ना। एंगल BOC की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ y प्लस z। ये मेरी इक्वेशन 3 कितनी आ गई, इक्वेशन 3। तो मुझे BOC तो मिल गया बच्चों, लेफ्ट में कह रहा BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BOC, टू प्रूव में चाहिए था। BOC की वैल्यू मेरे पास है, अभी किसकी चाहिए, BAC की। किसकी चाहिए, BAC की। तो अपन चलते हैं उधर सबसे ऊपर। फिर मैंने एक ट्रायंगल और देखा बच्चों, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, सबको दिख रहा है ABC नाम का ट्रायंगल, दिख रहा है ना सबको, ABC x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 आएगा ना। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 180। तो मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया मेरा, 180 डिग्री आया ना। मुझे वैल्यू चाहिए y प्लस जेड की, क्योंकि यहाँ पे ना y प्लस जेड मुझे लटका के रखा हुआ है ना। तो यहाँ से y प्लस जेड की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, 180 माइनस एक्स, और तुरंत इसको ब्रैकेट में डालना होता है, उधर भी इधर भी ब्रैकेट लगाना सीख लो, ठीक है। अब देखो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो अब मैंने क्या किया कि पुटिंग y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसमें इन 3, इसमें इक्वेशन 3। तो 3 क्या था, BOC इज इक्वल टू हाफ। सिर्फ y प्लस जेड की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ बेटा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स। तो एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ अंदर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, माइनस एक्स से भी तो हाफ मल्टीप्लाई होगा तो x/2। एक्स का नाम बताया था मैंने, BAC। एक्स का क्या नाम था, डायग्राम में देख लो आप लोग, एंगल BAC। तो बस क्लियर हो गया कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल x का नाम क्या है, BAC/2। यही तो प्रूव करना था, यही करना था ना, देख लो, हेंस प्रूव, हेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछेगा अगर आया तो। हार्ड की गिनती में गिना जाता है, हार्ड जैसा कुछ नहीं है, 4-5 बार लगा लोगे खोपड़ी में बैठ जाएगा बिल्कुल।
समझ में आ गई बात? अब 1 2 3 4 5 ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। मैं सीधे आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, और जो अगर पीछे के क्वेश्चंस अगर आपको ना आए तो आप कल वाली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? नोट बाद में करना, सब बिल्कुल बाद में कर लेना, ठीक है? घर जाके एक बार प्रैक्टिस मार लेना कि इसने ये इंपॉर्टेंट दिए हैं, फास्ट फॉरवर्ड लगा देना, 1x 2x 3x की स्पीड में देख लेना आपको, ठीक है? बेटा सुनो, अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ही देखना मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, वैसे समझ लो तुम्हें क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। देखो, पहले बोला कि एक ट्रायंगल PQR है, तो हमें पहले सिर्फ PQR देखना, उसके अलावा दुनियादारी नहीं देखनी है, ठीक है? तो PQ और R, आगे चले तो S, तो PQR सबको दिख रहा है? क्यों बेटा? PQR दिख रहा है ना सबको, और PQR के एक्सटर्नल में एक एंगल बन रहा है बाहर, कौन सा बन रहा है? PRS। अगर मैं ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल मानूं तो PRS एक एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका इस्तेमाल होने वाला है थोड़ी देर में। ऐसे ही फिर बोला कि ना आगे कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR यानी एंगल Q का बाइसेक्टर Q से निकलेगा, कहां से निकलेगा? Q से निकलेगा, निकाल दिया। और ऐसे हवा में उड़ रहा है, भी हवा में उड़े जा रहा है। फिर बोला और फिर एंगल PRS का बाइसेक्टर R से निकलेगा, वो भी हवा में उड़ा, दोनों कहां टकरा गए? T पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, दोनों कहां टकरा गए? T पे। तो मेरे भाई लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि TRS नाम का भी ट्रायंगल है, देखो TRS का ना रंग बदल देते हैं अपन, तो उसमें ना क्लियरली नजर आ जाएगा, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? TRS का कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं और ये रख लेते हैं ये वाला ग्रीन, ठीक है? कौन सा कलर कर दिया अपन ने? ग्रीन, ठीक है? ये PQ और QT नाम से निकला था, और ये एक TRS का कौन सा? ये तो एक तुम्हें ट्रायंगल TRS भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, TRS दिख रहा है? TRS के एक्सटीरियर में कौन सा एंगल बनेगा? नहीं, हाँ, ट्रायंगल TQR के एक्सटीरियर में कौन सा एंगल बन रहा है? TRS। सबको ट्रायंगल TQR दिख रहा है ना? उसके एक्सटीरियर में कौन सा एंगल? TRS। कौन सा एक्सटीरियर में? एंगल TRS। वेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने गिवन देखना शुरू किया मेरे भाई लोग, तो गिवन में सबसे पहले बाइसेक्टर नाम की चीजें पकड़ा करो अगर है तो। ऐसे बोल दे कि PQR एक ट्रायंगल है, बस हम समझ लिए PQR ट्रायंगल है, 180 होता है तीनों को मिलाकर, बस इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाइसेक्टर नाम का शब्द बड़ा खतरनाक है। तो बाइसेक्टर कह रहा कि एक PQR का बाइसेक्टर है, किसका? PQR का। कौन सा है? QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। दैट इज, बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर टुकड़े। PQR पूरा एक एंगल था, PQR पूरा एक एंगल था, एक बीच से हरी लाइन निकल गई, बीच से क्या हो गया? हरी लाइन निकल गई, तो दोनों बट गए, दोनों क्या हो गए? बट गए, बराबर टुकड़ों में बट गए। और एक टुकड़े का नाम क्या हो गया? PQT। क्या नाम हो गया? PQT इज इक्वल टू एंगल TQR। क्या हो गया? और ये हाफ हो गया किसके? एंगल TR नहीं, इसके हाफ हो गया एंगल PQR, इसके हाफ हो गया, जिसका बाइसेक्ट होता है ना उसी का हाफ हो गया, ठीक है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज RT नाम का भी तो ग्रीन बाइसेक्टर दिख रहा है ना, RT इज द बाइसेक्टर ऑफ इसका एंगल PRS, दैट इज क्या? तो एक ये वाला एंगल और एक ये, एक लाल ग्रीन जो बनाया हुआ है ना, ये वाले ऐसे कर दो, ठीक है? तो एंगल PRT कौन सा बन रहा है? PRT इज इक्वल टू एंगल TRS, और हाफ ऑफ किसके? एंगल PRS। कोई दिक्कत? ये तो गिवन है, क्या ये? गिवन। अब टू प्रूव, और एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपका गिवन आपको क्लियर है ना, तो टू प्रूव कुछ बचता नहीं है। अगर मैं गिवन में इतना सब ना लिखूं ना, तो टू प्रूव में ना मैं आपको ऐसा इतनी देर में कराऊंगा
क्वेश्चन जिंदगी भर समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरा अगर टू प्रूव सॉरी गिवन क्लियर है, मैंने बहुत डिफाइंड वे में अपना गिवन लिखा है, बहुत प्यार से पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है, तो तुम्हारा टू प्रूव बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो भाई टू प्रूव में क्या बोल रहा है, एंगल क्यू टी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के होना चाहिए। एंगल क्यू टी आर किसके आप होना चाहिए, एंगल पी क्यू आर। तो अब सुनो बेटा, अपन क्या करते हैं, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा सिर्फ आप वैसे वैसे ही देखना और ज्यादा ध्यान नहीं देना दुनियादारी पे। तो मैंने कहा आपको ट्रायंगल पी क्यू आर देखो सभी लोग, सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर सबको दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर सबको दिख रहा है ना। ट्रायंगल पी क्यू आर के एक्सटीरियर में एक एंगल बन रहा होगा, एंगल पी आर एस बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये जो पी आर एस है इसके अपोजिट में इंटीरियर कौन कौन सा है, एक तो एंगल क्यू पी आर होगा, एंगल क्यू पी आर। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा ना यहाँ देख, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये R है और ये मेरा S है। अब तो दिख रहा है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक इसका इंटीरियर ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि जो इसके दूसरे बगल में आ रहा है तो पड़ोसी है, एडजेसेंट हो जाता है, तो उसको छोड़ के जो दो है, एक एंगल QPR हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल PQR। पर मुझे 2PR में टू प्रूफ में किसकी जरूरत है एंगल, देखो इनमें से QPR की किसकी जरूरत है, QPR की जरूरत है ना। तो QPR को अकेला कर लो, मार के भगा लो जरा, ठीक है। तो QPR कैसे निकलेगा मेरा, एंगल QPR इज इक्वल टू PRS को उधर भेज दिया मैंने, नहीं PQR को उधर भेज दिया, तो PRS अपनी जगह था, PRS अपनी जगह था, माइनस कौन हो गया PQR। ये मेरी इक्वेशन बना दी, समझ आ गया। ये कैसे घुमाया है पता है ना सबको कि नहीं आ रहा है, समझ आ गया ना। दिव्या दिशा बेटा शर्माना नहीं, ठीक है गुड। फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल नहीं है हमारा, ठीक है। चलो नहीं पढ़ोगी तो मम्मी वहीं भेजेगी, बोला मम्मी ने कभी शादी वादी करा देंगे। हमारे यहाँ तो ये बोल देते लड़कियों मत पढ़, 5-6 साल रुक जा, हमारे तो 14-15 साल में, तुम्हारी उम्र में तो अब तक जय माता दी। अब तो फिर बड़ी हो गए हैं, तो ये है कि अब पुलिस का चक्कर हो जाता है, लड़कियां भी होशियार हैं तो वो पुलिस बुला लेती हैं, तो वो इतनी उम्र में शादी नहीं होने देती, अपने मम्मी पापा को पुलिस से कुटवा देती हैं तसल्ली से। तो मम्मी पापा धमकी देते हैं और तू हो जा 18 साल की, अभी मम्मी पापा गांव वालों को पता नहीं ना 21 साल हो गई है, तो फिर वो लड़कियां फिर कुटवा देती हैं। तो इन ट्रायंगल QTR, कौन सा वाला QTR की शक्ल देख लो बेटा, यही है ना TQR। इसके एक्सटीरियर में कौन सा बन रहा है, TRS बन रहा है ना। तो मैंने बोला एंगल TRS इज इक्वल टू क्या होगा एंगल, ठीक है। TRS किसके बराबर हो जाएगा एंगल, मतलब QTR है ना, ये TRS ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, अपने पड़ोसी को छोड़कर। तो एक तो हो जाएगा QTR और दूसरा क्या हो जाएगा TQ, है ना। चाहिए क्या टू प्रूव में, QTR चाहिए, कौन चाहिए QTR। उनकी वैल्यू निकालनी है, जो दिया होता है से में क्या निकालना है, जो पूछा है, जो पूछा है। तो भैया देखो गौर से, तो QTR की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर QTR इधर ही रहने दो, QTR ने TQR को बोला भाग यहाँ से, तो TRS की साइड में चला गया, तो क्या बन गया TQR, यही बन गया। अच्छा एंगल लगाना, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR। कोई दिक्कत नहीं ना। ये मेरी इक्वेशन 2 है बेटा, क्या है इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन 2 को खूब अच्छे से देखा, अब पड़ जाएगा एक आधा तमाचा। तो एंगल QTR को तो ऐसे ही रहने दिया कि ये मुझे चाहिए, फिर मैंने खूब अच्छे से देखा क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। मेरे को दिखाई दिया जो TRS है ना, TRS ये दिख रहा है आपको, TRS किसका हाफ है, TRS। तो TRS जहां लिखा था वहां लिख दिया हाफ ऑफ TRS। फिर TQR से भी पूछा भाई तेरा भी कोई खानदानी वाला है क्या, तो वो बोल रहा है हाफ ऑफ PQR। TQR का खानदान कौन है, हाफ ऑफ PQR, तो हाफ ऑफ PQR। फिर कॉमन लेने की बड़ी बुरी आदत है हमारे अंदर, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा
हाफ कॉमन आ गया तो पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ फंस गए तो फिर ना हमने देखा अब क्या कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो पी आर एस माइनस पी क्यू आर है ना, यहाँ आपका पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, यहाँ पे भी पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, वो किसके बराबर है? क्यू पी आर के। तो बोला कि क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ, बस इसकी जगह क्या कर दो एंगल क्यू पी आर, और पूछेगा कोई क्यों तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये भी अपने किस्म का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में गिना जाता है। आई डोंट नो व्हाई, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप किया, बहुत सारी बकवास दी है कि एक ट्रायंगुलर साइड है फ्लाईओवर के ऊपर, और जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, उसकी वॉल्स का डायमेंशन दिया हुआ है 122, 22 और 120। ठीक है, इधर देखो, ऐसे दिया है कि हमारी 122 मीटर की रही, 120 मीटर की रही और एक 22 मीटर की। ये दीवार है मेरी ट्रायंगुलर, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर। ठीक है, क्या नाम दिया है? पी क्यू आर। चलो, तो अब क्या कह रहा है कि ना 1 मीटर स्क्वायर पे, इस दीवार के 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल तक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 5,000 रुपया देना है। कितना देना है? 5,000। तो किसी बंदे ने जैसे सुना 1 मीटर स्क्वायर का 5,000, बोला पता नहीं पूरे एरिया का तो करोड़ों रुपया लगेगा। तो उसने बोला कि ना अभी बताता हूँ, थोड़ी देर सोच समझ के बताता हूँ कि मैं कितने महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा। ठीक है, तो वो अपने घर गया, उसने हिसाब निकाला कि एरिया कितना है और मेरा बजट कितना है। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो कंपनी से 3 महीने एडवर्टाइजमेंट करवाएगा तो कितना किराया देगा इस जगह। तुम्हें क्या लगता है जो होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े फ्लाईओवर पे चढ़ते हो, मेट्रो पे कभी कभी देखा होगा, मेट्रो के ऊपर ही चिपका देते हैं मुथूट फाइनेंस, पता नहीं किस किस के लगा देते हैं। फ्री में लगाता है क्या कंपनी? नहीं, पैसा लेता है, मोटा पैसा लेता है। फ्लाईओवर के ऊपर जो है इंस्टीट्यूट वालों ने, इस वाले फ्लाईओवर को तो ये तो खैर फ्री में लग जाते हैं, जैसे फ्लाईओवर के ऊपर कांच के फ्रेम में बंद करवा के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं बस स्टॉप पे, सबका पैसा लगता है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब देखो भैया मेरे, तो सबसे पहले तो कितना किराया लगना है वो भी 3 महीने का, बाद में देखेंगे। यहाँ गिवन फैक्टर्स देख लेते हैं। गिवन तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इज इक्वल टू ₹5,000। तो 1 महीने का कितना लगेगा? 1 मीटर स्क्वायर का रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मंथ। 1 साल में कितने महीने? 12, यानी 5,000 के कितने टुकड़े करने हैं? टुकड़े का मतलब डिवाइड, 5,000 को 12 पीसेस में डिवाइड करना। मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर 12 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं तो यू नीड टू पे 5,000 बाई 12 रुपीज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एरिया टू बी एडवर्टाइज्ड या एरिया अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट, एरिया अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू, ये इससे दिया जाता है हेरॉन्स फॉर्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जो भी एब्सेंट था वो गौर से देख ले। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई, मतलब तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर, 22, 122 और 120 बाई 2। तो कितना आएगा भैया? 264 बाई 2 यानी 132 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आई? 264 ही है, 132 मीटर है। अब ना एक काम करो, ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस ए मत सॉल्व करो, पहले ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बाहर निकाल के सॉल्व करो। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू भी चाहिए अपन। इक्वल 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 मार दो पहले, फिर 132, फिर 132, फिर 132, फिर माइनस माइनस माइनस। अब रख दो वैल्यू 22, 122 और 120, 10 नहीं 110 और ये
10 और ये 12, कितनी है 12। ठीक है, अब आ जाओ भाई, तो अपन लिखेंगे एरिया, उसको वैसे नाम PQR भी दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू रखो, एस की वैल्यू कितनी थी 132 इंटू विद्या आई है इंटू 110 10 इंटू 12। अब कुछ बच्चे पता है यहाँ ना बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर क्या करो, सबके प्राइम फैक्टर कर लो, सबके क्या करो प्राइम फैक्टर कर लो। तो मैं इसके कर दो 132 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर इसके कैसे होंगे 11 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 2, 10 के क्या होंगे 5 इंटू 2 और इसके 3 इंटू 2 इंटू 2। तो एक चीज देखो बेटा यहाँ गौर से, 2 2 से चुपचाप एक 2 बाहर रूट के बाहर, फिर एक ये 3 है और एक ये 3 है, उससे एक 3 बाहर, फिर एक ये 11 है, एक ये 11 है, एक 11 बाहर, एक 5 ये है, फिर ये 2, इन 2 2 से एक 2 बाहर और ये 2, तो कितना आ जाएगा भाई 2 3 जा 666, अरे रुक जाओ 2 3 जा कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे एडवर्टीजमेंट करवाना, फिर उसने हिसाब लगाया भाई अगर पूरे साल का करवाऊंगा तो धुआं निकल जाएगा, लाखों में जा रही कीमत। उस दिन मैंने गिनके दिखाई थी, मैं बताऊंगा नहीं। तो अब उसने कहा कि भैया 3 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए 3। तो उसने पुराना डाटा याद किया कि इसने बोला था कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 महीने का हिसाब लेके आया था ना वो। उसने कहा कि 1 महीना करके देख लेते हैं, अगर कुछ फायदा हुआ तो आगे 12 महीने रखेंगे, नहीं तो फालतू में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो देखो भैया रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ था ₹5000 बाई 12, है ना, यही था। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर और 1 मंथ निकाल लो पहले, 1 मंथ, धीरे धीरे हार्ड करेंगे ना क्वेश्चन। कितना हो जाएगा ₹5000 बाई 12, तो 1 महीने का इंटू मतलब 1 मीटर स्क्वायर का इंटू कितना मीटर स्क्वायर 1320, 1 महीने में कितना पैसा देगा, कितने महीने लगवाना है 3 महीने, फिर वो 3 से और मल्टीप्लाई करेगा, रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो उसने क्या किया 5000 बाई 12 इंटू 1320 इंटू 3 और कर दिया। ठीक है, तो भाई 4 जा 1 जा फिर 1 जा और ये 330 330 कितना आ जाएगा 330, तो रुपीस मल्टीप्लाई करके, तो भैया 3 महीने का किराया 16.5 लाख इंटू इसको इंटू 4 और कर दो, क्योंकि 3 महीने को 4 बार कर दोगे, 3 महीने 4 बार आ जाए तो साल हो जाती है ना। तो भैया भूल जाओ कि वो कितना बनेगा 66 लाख रुपए। ठीक है, तो तेरा घर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड का रेशियो दिया 12 17 25, 12 17 और 25। तो सुनो, पहले चुप रहना, मुंह बंद रखना। देखो भाई क्या दिया है, एक 12 है, एक 17 और एक 25। आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था, कभी भी किसी ट्राइंगल के किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर एंगल या साइड्स रेशियो में दिए हो तो उनके पीछे को एक वेरिएबल लगा लेना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि लेट द थ्री साइड्स बी 12x 17x एंड 25x रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ भी x लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया x। ठीक है, और हमें ये बोला कि तीनों साइड को प्लस करके 540 मिले। पेरीमीटर दिया हुआ मुझे, पेरीमीटर कितना दिया है मीटर, तो 12x 17x 25x इज इक्वल टू 540, 54x इज इक्वल टू 540, तो x कितना है 10 मीटर। अब इससे हमें साइड निकालनी है, पहली साइड कितनी थी 12x, जिसे हम a मान लेते हैं, 12 इंटू 10 120 मीटर। b कितनी है मेरी 17x
तो नहीं 17 इंटू 10 170 मीटर, और तीसरी 250x 25 इंटू 10 250, कितनी 250। गाइस बेटा आंसर ना सेंटीमीटर में, सॉरी वैल्यूज जो है ना वो सेंटीमीटर में है, काइंडली टेक देम इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलो अभी कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे ना, चलो तो एस निकालना है। एस पता है सीधे पेरीमीटर का हाफ हो जाता है, इन केस अगर आपको दिया हुआ है तो वो पहले से ही 540 दिया था, उसका आधा कर दो, 540 बाई 2 यानी 270। S इज इक्वल टू 270 मीटर। चलो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, चलो भाई 270 सेंटीमीटर है यार जगह यार, 270 माइनस 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 120 150 100 और ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको नाम भी दे दो यार, अच्छा नहीं लग रहा बिना नाम के। ABC, गुमनाम नहीं बोलो। चलो तो ABC किससे दिया जाएगा, इसकी हाइट और बेस है क्या, नहीं है, तो अराउंड फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, तो लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फॉर्मूला ना लिखने का आधा नंबर कटेगा, लिखने का नहीं मिलेगा, तो कटवाना नहीं है, हाँ नहीं मिलेगा। तो बेटा 270 क्या 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो बैंड बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो एक और तरीका है हमारे पास, सीखो सिर्फ आप कैलकुलेशन सीखो, आप सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने क्या किया आप देख ही रहे होंगे कि 9 इंटू 3 नहीं, प्राइम फैक्टर करते हैं 9 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 गड़बड़ कर देगा, फिर 3 इंटू 5, फिर लटके रह जाना, एक 3 नहीं मिलेगा तुम्हें, 5 इंटू 2 10 का, फिर इंटू 2, ठीक है। तो ये एक पेयर, एक ये पेयर, 100 इंटू 3, फिर इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 2। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा भाई ये, तो 9000 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया था, ये इसका क्या था, एरिया। फिर क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि आपसे इसी एक्सरसाइज के कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ 30 मीटर 30 सेंटीमीटर, और इसका जो इक्वल साइड है, इसका जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर। तो एक 12 है, दूसरी भी 12 है, तो 12 प्लस 12 24, टोटल कितना दिया है 30। तो अगली साइड कितनी आ जाएगी 30 माइनस 24 6। अब बाकी एरिया निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। अब अपन सीधा चल लेते हैं, तो ABCD नाम का हमारा एक ट्रेपेजियम है, और इसमें बोला कि जो तुम्हारी एक साइड है वो 25 है, तो हम इसको ले लेते हैं 25 मीटर, सबसे बड़ी वाली साइड। और पैरेलल साइड बोली है, एक पैरेलल साइड 25 और एक कितनी है 10 मीटर, एक वो भी आ जाएगी 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। तो बेटा एक साइड कितने की है 10 मीटर की, और एक 25 पैरेलल वाली है, और नॉन पैरेलल साइड जो है आपकी वो एक 14 एंड एक 13। इसको मान लो 14 मीटर और ये मान लो 13 मीटर। समझ में आ गई बात। कहता है इस ट्रेपेजियम का ना एरिया निकालो। वैसे तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड तो है 10 प्लस 25 कर देंगे, लेकिन इनके बीच का दूरी नहीं है, तो आप ट्रेपेजियम का एरिया वैसे तो नहीं निकाल सकते। तो फिर मैंने ना बहुत सोचा, सोच विचार विमर्श सब कुछ कर लिया, और मेरे को पता चला कि क्वेश्चन ऐसे तो नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ जरूरत पड़ी कंस्ट्रक्शन की। किसकी जरूरत पड़ी, कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने वो देख लो, तार बचा के। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने ना कि देखो बेटा AD लाइन जो थी ना, कौन सी लाइन AD के पैरेलल जो है, मैंने इस लाइन AD के पैरेलल एक लाइन और बना दी।
और बीई नाम दे दिया उसको। क्या नाम दे दिया? बीई। दिख रहा है सबको? एडी के पैरेलल एक लाइन बनाई जिसको नाम दिया बीई। तो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे कि ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी। बीई किसके पैरेलल है? एडी के। बीई पैरेलल टू एडी बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? बी किसके पैरेलल बना दिया? एडी के। ठीक है ना? अच्छा, तो अब जैसे ही तुमने बीडी पैरेलल टू एई बना दिया तो मैंने देखा कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? एबीईडी। एबीईडी दिख रहा है सबको? एबीईडी क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसमें तुम्हारा एबी डी के पैरेलल है एंड एडी किसके पैरेलल आ चुका है? बीई के। तो जब ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो अपन बोलेंगे कि देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल एंड इक्वल। तो AB अगर 10 है तो DE भी कितना हो जाएगा? और D से C पूरा 25 था, D से C पूरा 25 था, तो EC कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10 15 मीटर। और देखो AD कितना था? 14। AD कितना था? 14। तो BE भी कितना हो जाएगा? 14। BE भी कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है सबको? बिल्कुल है। तो अब भैया यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो अब ना यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया BEC। सबको दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल आ गया? इसमें तीनों साइड मेरे पास है, एक 14, एक 15 और एक 13। 14, 15 और 13। समझ आ गई बात? इसका एरिया निकाल लेते हैं इससे, हेरोन्स फार्मूला से। इससे हेरोन्स फार्मूला से तो अपन लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले तो S निकालो। तो 13, 14, 15 अपॉन में 27, 42, 21 मीटर। S कितना आ गया? 21। तो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C इक्वल 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 21, 21, 21 माइनस 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 फिर 13, 14, 15। ठीक है, अच्छा ये 8, ये 7, 6, 8, 7, 6। अब चुपचाप इनकी वैल्यूज कहाँ उठा के रखनी है? रूट में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू रूट ओवर कितना? 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब इनके फैक्टर कर लूं। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। एक 2 आ गया, एक 7 ये, एक 7 ये, एक 3 ये, एक ये 3 और एक पेयर ऑफ 2 और। तो कितना आ गया भाई? 14 इंटू 6 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ BEC कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ना अब कहोगे आपने इसका क्यों निकाला? बताते हैं हमने इसका एरिया क्यों निकाला। अब आपको क्या करना है कि ना अब यहाँ पे ना एक इसका एरिया अपन हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते थे। कैसे? अगर मैं एक हाइट और बना लूं, ये मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और कर लूं कि ड्रॉ BF परपेंडिकुलर टू EC। BF को EC के ऊपर परपेंडिकुलर बना दूं तो ये BF किसके ऊपर गिर रहा है? EC। EC क्या हो जाएगा? बेस। और BF क्या हो जाएगी? हाइट। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BC एक तरीके से और निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कैसे निकल सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? देखो EC। बेस का क्या नाम है? EC। अभी तो नाम दो। और हाइट BF और एरिया 84। अभी तो निकाला 84। तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 168। EC पता है किसी को? हाँ पता है 15। EC कितना है? 15 इंटू BF। ठीक है चलो कोई नहीं। तो 168 इज इक्वल टू 15 इंटू BF। ठीक है, 15 इंटू BF। यहाँ से BF की वैल्यू कितनी आ गई मेरा? 168 बाई 15 मीटर। हाइट निकल गई।
अब देखो बेटा, जब मेरी हाइट आ गई, हाइट कितनी आ गई, बी एफ इज इक्वल टू, इसको अगर मैं देखूँ तो 56/3, 5 से नहीं 5 आएगा, 56/5 मीटर। ये मेरी हाइट आ गई, पॉइंट में मतलब होगी, ये मेरी हाइट आ गई। अब ये जो हाइट होगी ना मेरी, ये जो मैंने निकाली है 56/5, वो पता है किसकी हाइट होगी, इस पूरे ए बी ई डी नाम के पैरेललोग्राम की। पता है क्यों? देखो ऐसे समझो, पैरेललोग्राम ऐसे दिया है, तो ये टेढ़ी वाली साइड की हाइट बाहर आ जाएगी, ऑब्ट्यूज वाली साइड की साइड मतलब हाइट बाहर आती है हमेशा, ठीक है, तो बाहर आ गई। तो अब मैं इससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी निकालूं, तो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो इस पैरेललोग्राम का बेस क्या होगा बेटा आपका, ईडी। पैरेललोग्राम का बेस क्या है, और हाइट बी एफ, हाइट क्या है, बी एफ, ईडी इंटू बी एफ। तो ईडी मेरा 10 है और बी एफ मेरा 56/5, 5 जा 2 जा, तो 112 मीटर स्क्वायर। तो अब पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम एबीसीडी इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीईडी। तो बेटा ये 84 प्लस 112 इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्लास में बंक मार रहे थे, गायब थे, वो दोबारा देख लेंगे एक बार, या जिस किसी भी कारण से गए हुए थे बाहर, चलो देखो बाहर गए थे, कह रहा हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, मतलब बाहर गए। ए बी सी डी नाम का एक क्या है, ट्रेपेजियम है, सबको दिख रहा है, ए बी सी डी नाम का एक ट्रेपेजियम। कह रहा है इसकी पैरेलल साइड जो है वो एक 10 है, 10 मीटर, और एक 25 मीटर है, दिख रही है 10 और 25। और नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, ये नॉन पैरेलल थी, एक 14 मीटर और एक 13 मीटर, दिख रही है आपको 14 13, ठीक। बोला ना इसका एरिया निकालो, क्या करो, इसका एरिया निकालो। तो हमने देख लिया कि पैरेलल ट्रेपेजियम का एरिया निकालना बड़ा आसान होता है। अब अगला लॉट बाहर, तो अब क्या करना, देखो आपको दिख रहा है एबीसीडी, मैंने सब कुछ कर लिया। वैसे तो मुझे पता था हाफ फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी नहीं पता मुझे, पैरेलल साइड पता है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो अब मैंने दूसरा जुगाड़ निकाला। मैंने क्या किया कि मैंने देखा अब तो क्वेश्चन होने से रहा, तो मैंने एडी के पैरेलल, आप सिर्फ देखते जाओ, देख रहे हैं ना, एडी के पैरेलल, इसके ऊपर 3 एरो लगे, एडी के पैरेलल एक लाइन बनाई, बी बी किसके पैरेलल बना दी, एडी के, और पहले से ही ए बी जो था वो किसके पैरेलल था, ईडी के। तो तुम्हारा ए बी ईडी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। और साथ में मैंने बी एफ जो है ना परपेंडिकुलर बना दिया ईसी पे। बी एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, ईसी पे। इसका काम बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। तो अब मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है वो अब क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन चुका, तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी के इक्वल हो जाएगा डी, ए बी 10 था तो डी भी कितना हो जाएगा 10, और ए डी के इक्वल क्या हो जाएगा, बी, ए डी 14 था तो बी भी कितना हो जाएगा 14। समझ आ गई बात। अब ट्रायंगल बी ई सी उठा लो। अच्छा ईसी कितना होगा, ईसी 15, कैसे, पूरा डी से लेकर सी कितना था 25, उसमें से हमने 10 निकाल दिया तो कितना बचा 15 मीटर। देखो बेटा डी से लेकर सी पूरा 25 दिया हुआ था, उसमें से डी से ई वो उसके इक्वल आ गया 10, निकाल दो तो क्या कितना बता, 25 में से 10 गया तो 15 मीटर, इसी कितना आ गया 15। तो मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है बीईसी, सबको बीईसी में एक साइड 14 दी, एक 15 दी, एक 13 दी, इसका एरिया निकल जाएगा एरोन्स फार्मूला से, निकल जाएगा ना, निकाल दिया। तो एरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाला भाई, 13 + 14 + 15/2, सेमी पेरीमीटर 20 बनाया, उसमें से तीनों साइड माइनस कर ली, तो एरिया ऑफ बीईसी एरोन्स फार्मूला से कितना आया 84 मीटर स्क्वायर। कितना आया 84 मीटर स्क्वायर। फिर मैंने इसी ट्रायंगल का एरिया एक जुगाड़ से और निकाला, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो दोबारा चलो बीईसी में,
बीईसी में बीएफ किसके ऊपर गिर रहा है? ईसी के। तो ईसी क्या हो जाएगा? बेस, और हाइट कितना हो जाएगा? बीएफ। तो मैंने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है? ईसी, और हाइट कितनी है? बीएफ। और एरिया ऑलरेडी 84 आप निकाल चुके हो। ऐसा क्वेश्चन आपने 7th में किया था, 7th चैप्टर में 7th के। ठीक है, तो हाइट एरिया कितना दिया था? 84, हाफ इंटू ईसी कितना है? 15 इंटू बीएफ। तो भैया वो जो हाफ था वो 2 से उधर 84 से मल्टीप्लाई होके 168 इक्वल टू 15 इंटू बीएफ। तो बीएफ की वैल्यू कितनी आई? 168/15 मीटर। बीएफ को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 56/5 मीटर आ जाएगा। और आगे फिर अब मैंने दोबारा देखा, ये मेरा एक पैरेललोग्राम एबीईडी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एबीईडी नाम का एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। ठीक है, एबीईडी नाम का मेरा एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, और ये कुछ यूं बना हुआ है। तो इसकी हाइट पता है बाहर ही आ जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो बाहर की तरफ से नापा जाएगा ना। ये कौन सी बन रही है? बीएफ। तो ये जो पैरेललोग्राम आपका एबीडी है, इसकी हाइट कौन सी बन रही है? बीएफ। और इसका बेस, ये बीएफ कौन से के ऊपर गिर रहा है? डी के ऊपर। बेस क्या हो जाएगा? डी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है? बीएफ, और बेस कितना है? डीएफ। डीएफ की वैल्यू कितनी है? नहीं, डी की वैल्यू कितनी है? 10, और बीएफ की वैल्यू 56/5। तो देखो भैया, हमने नीचे क्या किया? नीचे यहाँ पे बेस इंटू हाइट, ईडी इंटू बीएफ, 10 इंटू 56/5, मेरा आंसर आया 112 मीटर स्क्वायर। तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया और मेरा उस ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अगर मैंने देखा दोनों को प्लस कर दूं तो ट्रेपेजियम का एरिया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी प्लस एरिया ऑफ एबीईडी पैरेललोग्राम, दोनों को प्लस कर दिया तो 196 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर है। समझ आया? ठीक है, अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब